जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 31 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, उ, ओ। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है साथियों, तो आपका जो ओ है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है साथियों। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। देखिए, पहला हर्ष स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनता है, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनता है, तो बड़ा ऊ इसी तरीके से मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो संयुक्त स्वर है। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है, जैसे अ और ई मिलके ए बनते हैं, अ प्लस ए मिलके ए बनता है, ओ जो है अ प्लस उ मिलके बनता है, और अ जो है अ प्लस ओ मिलके बनता है, तो यह संयुक्त स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ह कंठ, स तालव्य, ठ मूर्धन्य, स ओष्ठ्य। तो बताइए असंगत युग्म कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो साथियों स ओष्ठ, ठीक है, ये असंगत है। तो स आता किस में है, तो साथियों दंत में आता है। ठीक है, दंत में आता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल दिखाते हैं। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से स जो है ओष्ठ असंगत युग्म है, बल्कि स वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से संगत युग्म निम्न प्रकार होंगे। देखिए कंठ, कंठ की बात करें तो क ख ग घ अंगा, उसके बाद अ आ और ह और विसर्ग आते हैं। ठीक है। तालव्य में च छ ज झ इया माने च वर्ग, छोटी बड़ी य और श आते हैं। उसके बाद मूर्धन्य की बात करें तो ट ठ ड ढ आड़ा माने ट वर्ग, उसका री र श आता है। दंत में त थ द ध न ल स आता है। और ओष्ठ में आता है साथियों प फ ब भ म, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए। स्वरों को कहते हैं, व्यंजनों के समूहों को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, या फिर वर्णों के उच्चारण स्थान को कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो साथियों वर्णमाला जो कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो गंगा साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं साथियों, जानिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और होता है लास्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है साथियों, जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसूलन और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है। रसूलन और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है। अमरुद्दीन को, बिस्मिल्लाह खां को, बच्चों को, श्रोताओं को। तो साथियों रसलून और बतलून के गाने पर जो खुशी मिलती है वो अमरुद्दीन को मिलती है। ठीक है, अमरुद्दीन को मिलती है। अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है। तो लेखक बताइए संज्ञा का कौन सा प्रकार है साथियों। तो लेखक साथियों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लेखक के अंदर सारे लेखक आ जाएंगे। ठीक है। तो समस्त जाति का जहाँ पे बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे आदि, श्याम, श्याम, सेब, गाय। ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो साथियों वह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह सर्वनाम पद है।
दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तथा सुंदर जो है वो विशेषण है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है। ठीक है, तो विभीषण जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? दिल्ली जाना है, आप भला तो जग भला, यह पुस्तक है, कमल का फूल महंगा है। तो बताइए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो साथियों, आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक विशेषण है। तो क्या है? तो साथियों, जो करेगा सो भरेगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आप जो और सो देख लीजिए। ठीक है, ये परसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पाक, पवित्रात्मा, पवित्र और पवित्रतम। पवित्रता का विशेषण आपको बताना है। तो साथियों, पवित्रता का जो विशेषण होगा वो होगा पवित्र। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर पवित्रता का विशेषण पवित्र होगा। अगला प्रश्न है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। ठीक है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो बताइए कौन सा विशेषण है? तो साथियों, इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है वाक्य में सु गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से वस्तु के गुण, आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध होता है वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो साथियों, पहली पुस्तक वापस करो में पहली जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा संख्या में क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? साथियों, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या फिर सकर्मक है? बताइए। तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य साथियों अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनना, सुनाना, कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया है साथियों। तो सुनाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। धातु आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवभूति और कालिदास के समय शिक्षित समाज कौन सी भाषा बोलता था? संस्कृत एवं प्राकृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? तो भवभूति और कालिदास के समय शिक्षित समाज साथियों संस्कृत एवं प्राकृत भाषा बोलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चोर उठ भागा, तो साथियों चोर उठ भागा यह जो है आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि चोर उठा और भागा। वाक्य चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे साथियों एग्जाम्पल आपका था चोर उठ भागा, चोर पहले उठा फिर भागा, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। तो बताइए नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो साथियों उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है।
उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। इस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, हथियाना हो गया, हाथ से हथियाना हुआ, लात से लतियाना हुआ, गरम से गरमाना हुआ, ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, आज, भीतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द अव्यय है? नहीं है साथियों, नहीं है और है में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। तो जूता आपका जो है वो अव्यय नहीं है। दिए गए विकल्पों में जूता शब्द अव्यय नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि आज, भीतर अव्यय शब्द हैं। अव्यय अविकारी शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो किस वाक्य में साथियों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो साथियों इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे विकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, वाक्य में बहुत शब्द से बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है। कर्म को करण से, अधिकरण का अपदान से। तो साथियों असंगत जो युग्म है वो अधिकरण का। ठीक है, अधिकरण का जो परसर्ग होता है वो में, पर और पे होता है। ठीक है, अधिकरण का, बाकी सारे सही हैं आपके। कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से अधिकरण का शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत युग्म अधिकरण में पर होगा, अन्य कारक एवं परसर्ग युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या है? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो साथियों परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। करण, कर्म, संप्रदान, संबंध। तो साथियों जो रेखांकित पद दूध है उसमें कर्म है। ठीक है, कर्म कारक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद दूध में कर्म कारक है। वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को होता है। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, इस वाक्य में मैं कर्ता, पीता क्रिया, दूध कर्म तथा प्रतिदिन विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यश का विलोम है। हानि, अपमान, अपयश, दुर्भाग्य। बताइए यश का विलोम क्या होगा? तो साथियों यश का जो विलोम होगा वो अपयश होगा। ठीक है, अपयश होगा। यश का विलोम अपयश होता है और लाभ का विलोम हानि होता है। ठीक है, और भाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा और मान का अपमान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उद्धत, दानशील, अनुदात्त, क्षमावान। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है साथियों, तो अनुदात्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उदात्त का विलोमार्थ शब्द अनुदात्त है, जबकि शेष शब्द उद्धत, दानशील, क्षमावान आदि असंगत हैं। अगला प्रश्न है, गांधर्व विवाह का क्या आशय है साथियों? माता पिता की मर्जी से विवाह करना, या फिर महिला द्वारा पति स्वयं चुनना, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह करना, या फिर राक्षस विवाह या जबरदस्ती शादी को क्या किसको कहते हैं? गांधर्व विवाह। ठीक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होता है महिला द्वारा पति स्वयं चुनना, इसी को कहते हैं गांधर्व विवाह। ठीक है, गांधर्व विवाह, महिला द्वारा पति स्वयं चुनना। अगला प्रश्न है, धर्म का विलोम शब्द है। अनिष्ट, अधर्म, अन्याय, अधर्मी। धर्म का विलोम शब्द है साथियों, तो धर्म का जो विलोम होगा वो होता है अधर्म। ठीक है, अधर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अन्याय जो होता है वो न्याय का विलोम है। ठीक है, अन्याय जो है वो न्याय का है और इष्ट का अनिष्ट होता है। इष्ट का जो होता है वो अनिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं है में विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तिमिर, ध्वांत, तिमिश्र, निलय, बताइए। तो साथियों निलय जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से निलय अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, वास, आलय, निकेतन, शाला, सदन इत्यादि। ठीक है, कुल मिला के घर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? श्रोतागण, वाद्य यंत्र को बजाने वाले, गीत लेखक, संगतकार। तो साथियों संगतकार जो हैं वो मुख्य गायक को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचलिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो चंचलिक शब्द का पर्यायवाची बताना है तो इसमें सर भ्रमर होगा। भ्रमर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंचलिक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, लपट, मधुप, कामुक, अली, सटपथ, मधुकर, द्विरेफ। ठीक है, और देखिए दिए गए अन्य विकल्पों के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि हवा की बात करें तो पवन, अनिल, समीर, वायु और बयार। मित्र की बात करें तो सखा, दोस्त, सहचर, श्रीहद, संगी। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प है। घमंड क्या होता है इसका उचित विकल्प? घमंड का जो उचित विकल्प है उसको छांटना है। तुरंग है, विधु है, दर्प है या फिर घट है? तो साथियों घमंड माने एक प्रकार से दर्प है। ठीक है, सही आपका अर्थ यही है। घमंड माने दर्प होता है, अहंकार होता है। उपयुक्त विकल्पों में दर्प का अर्थ घमंड होता है, जबकि अन्य शब्दों के अर्थ निम्न है। तुरंग माने घोड़ा हो गया, और विधु, ठीक है, विधु माने होता है भगवान विष्णु या फिर बुद्धिमान, और घट और घड़ा का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये शब्द किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इंद्रधनुष, जलद, जलज, पयोधर। तो कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं साथियों? तो ये जो हैं वो जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। कमल, मोती एवं पानी में उत्पन्न होने वाला ये सभी जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है साथियों। विद्याधन रथी, विद्याधन अर्थी, विद्यधन अर्थी और विद्याधन आर्थी। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्याधन अर्थी। ठीक है, विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी होगा। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है साथियों। जब छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। ठीक है, जैसे सेवा धन अर्थ बराबर सेवार्थ हो गया, नयन धन अभिराम बराबर नयनाभिराम हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के दीर्घ हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सरगम को लांघकर, सुरों में भटक कर, गीत की लय से अलग, आत्मविश्वास के साथ गाकर। तो साथियों आपको बताना है मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो पहला, सरगम को लांघकर, सुरों में भटक कर और गीत की लय से अलग। ठीक है, ये आपके तीनों सही होंगे, बाकी आत्मविश्वास के साथ गाकर ये आपका गलत विकल्प है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है। नद्याधनगम, नदीधनगम, नदीधन आगम, नदीधन आगम। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा नद्यागम का संधि विच्छेद होगा नदीधन आगम। ठीक है, अब नदीधन आगम यह साथियों यण स्वर संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री प्रत्यय के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, रे का र हो जाता है। उदाहरण देखिए, प्रत्यागम, यद्यपि आदि। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक।
तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो साथियों राजपुत्र जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। राजपुत्र पद में अव्ययी भाव समास नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों प्रतिदिन यथाशक्ति और प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र पद में संबंध तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह राजा का पुत्र होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है साथियों? इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। नामों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक है, अतः यहाँ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो कुल मिला के संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में चेंज करना है। तो बताइए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसको आप सरल वाक्य में कन्वर्ट करिए। तो साथियों दंड से बचने के लिए वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यह आपका सरल वाक्य है इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है भीम, पलासी और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के दो नाम हैं, एक तरह का खाद्य है, एक तरह का राग है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए भीम, पलासी और मुल्तानी क्या है? तो साथियों एक तरह का राग है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तुम नहीं जानते कि वह कौन है, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। जो तुम्हें जानता है वह कौन है, तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता है। तो साथियों आपको बताना है, संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। तो वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य होगा वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? यमराज का भोज्य पदार्थ, अमृत, विष, एक तरह का प्रसाद। बताइए कालकूट का शाब्दिक अर्थ। तो साथियों विष जो है कालकूट का शाब्दिक अर्थ है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधात्मक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? तो बच्चे खेल रहे हैं साथियों, इसमें विधान वाक्य है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है, जैसे तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है? किसी बात के होने का बोध होता है, जैसे हमने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे निषेध वाली बात हो गई। आज्ञावाचक वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे तुम आओ खाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है थोथा डैश डैश बाजे डैश डैश लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। काला घोड़ा, चना घना, घोड़ा काला, क्या होगा बताइए? तो साथियों थोथा, चना, बाजे, घना, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंख का अंधा नाम नयनसुख, आंख के अंधे गांठ के पूरे, अंधों में काना राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। तो साथियों गुण के विपरीत नाम, इसका आपको सही अर्थ वाला लोकोक्ति का चयन करना है। तो साथियों आंख का अंधा नाम नयनसुख ही गुण के विपरीत नाम होता है। ठीक है, गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को दर्शाने वाली लोकोक्ति है आंख का अंधा नाम नयनसुख। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का जो अर्थ है मूर्ख धनवान होता है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो मूर्खी में अल्पज्ञ होता है, थोड़ा जानकार। तथा अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो अपना किया हुआ लाभदायक होता है भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र। तो बताइए साथियों कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? तो निमंत्रण पत्र जो है वो आपका कार्यालयी पत्र नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निमंत्रण पत्र कार्यालयी पत्र का प्रकार नहीं है, यह सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक पत्र ऐसे पत्र हैं जिन्हें सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, जैसे संबंधियों के नाम पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र आदि होता है। ठीक है, शेष विकल्प कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या है? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य, प्रिय। तो साथियों महोदय, व्यवसाय संबंधी पत्र में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संबोधित किया जाता है। व्यवसाय संबंधी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथियों इसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद पूछे गए कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो आइए गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ध्यानपूर्वक। संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, जिनका अस्थायी मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में ही होता है। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन तथा सादा सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए दो बातें विशेष रूप से करणीय हैं। प्रथम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को न छोड़ना। द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत रखते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को भी कभी हतप्रभ होकर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है, वह बाहरी चीज नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये था आपका गद्यांश। आप गद्यांश आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और सुने होंगे। तो अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है गद्यांश के हिसाब से, संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं? जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गद्यांश के हिसाब से आपको बताना है संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं। तो जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं वही संसार में अमर हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार में जो अमरत्व प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकांश का जन्म प्रायः संपन्न परिवार में होता है, उच्च जाति में होता है, मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या होगा उत्तर। तो साथियों मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चारित्रिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? विनय, कष्ट सहिष्णुता, गरीब होना, साहस। तो साथियों चारित्रिक विकास के लिए गरीब होना यह गुण आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सादगी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? गरीबों से, इच्छा से, विचारों से, सादा वस्त्र पहनने से। तो साथियों सादगी का जो संबंध है वो विचारों से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सच्ची पहचान उसके किन गुणों से होती है? उसके विचारों एवं करनी से, कथनी एवं करनी से, विचार और विवेक से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मनुष्य की जो सच्ची पहचान उसके विचारों एवं करनी से होती है, ठीक है। यही गुणों से मनुष्य की सच्ची पहचान होती है। तो साथियों ये था आपका 50 प्रश्न। कैसी लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर साथियों आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।